हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का सिविक्स चैप्टर 2, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि डेमोक्रेसी आखिर है क्या। हम लोग क्लास 6 में पढ़े हैं, 7 में पढ़े हैं और 8 में भी पढ़े हैं, और ठीक वही चीज़ 9 में भी पढ़ेंगे। बस ये क्या है, अभी तक हम जितना पढ़े थे वो पढ़े थे हम इंडिया के बारे में कि इंडिया डेमोक्रेसी में कैसे काम करता है, कैसे पार्टिसिपेट करता है, डेमोक्रेसी आखिर होती क्या है, कैसे यहाँ पे लोग पावरफुल होते हैं। ठीक है, तो ये हम चीज़ देखेंगे पूरे वर्ल्ड में, यानी पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी कैसे होती थी यानी कि पास्ट में, यानी कि 19वीं शताब्दी में, यानी कि 20वीं शताब्दी में, और क्यों होती थी, इसको पाने के लिए कितना ज़्यादा लोगों ने अपनी कुर्बानी की है। ऐसा चीज़ हम चैप्टर में देखेंगे इस सिविक्स के चैप्टर में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी आखिर है क्या। तो सिंपली अगर इसका हम डिफिनीसन बनाएंगे तो जो भी हम आज तक पढ़े हैं, चाहे 6, 7, 8 में जो भी हम पढ़े हैं, हमें डेमोक्रेसी से हमें अभी तक इतना ही जाने हैं कि डेमोक्रेसी ऐसा जगह होता है, मतलब इस जगह पे होती है, इस कंट्री में होती है जहाँ पे लोगों के द्वारा राजा को या सीएम को कह सकते हैं, या पीएम को या प्रेसिडेंट को क्या किया जाता है, मतलब लोगों के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, वहाँ के लोग क्या होते हैं, सुप्रीम होते हैं। सुप्रीम यानी कि वहाँ के लोग क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं। वो चाहे तो राजा को बदल भी सकते हैं, वो चाहे तो राजा को चेंज भी कर सकते हैं, वो चाहे तो खुद ही राजा बन सकते हैं। ठीक है, मतलब अपने से किसी को वहाँ पर सीएम या किसी भी कुर्सी पे बैठा सकते हैं राज करने के लिए। तो वही उसी को हम एक तरह से डेमोक्रेसी कहते हैं, जहाँ पूरी तरह से लोगों के अधिकार में फैसला लिया जाता हो, उसको कहते हैं हम क्या, डेमोक्रेसी। और दूसरा आता है हमारा नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि ऐसा गवर्नमेंट जो लोगों के लिए काम ना करे, वो अपने हिसाब से काम करे। ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन डेमोक्रेटिक, या बोल सकते हैं डिक्टेटरशिप, जैसे हिटलर वगैरह। ठीक है, जो हिटलर था लोगों के लिए नहीं काम करता था, वो अपने हिसाब से काम करता था, ये नहीं सोचता था कि लोगों को उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में यही सब होता है, तो अलग अलग कंट्री में कैसे क्या क्या हुआ वो हम चीज़ जानेंगे। ठीक है, देखो अगर बात करें हम किताबी कीड़ा का, यानी कि किताबी डिफिनीसन का, तो उसका डिफिनीसन आएगा डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि देखा जाए तो डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है जिसमें गवर्नमेंट होती है, यानी कि सरकार होती है, लेकिन वो सरकार किसके द्वारा किया जाता है, उसको लोगों के द्वारा इलेक्टेड होता है, यानी कि लोगों के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, यानी कि जिस कंट्री में, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, अगर वहाँ के लोगों के द्वारा चुना जाता है कोई लीडर, सीएम या पीएम या प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री हो, बस वो लोगों के द्वारा चुना जाता हो हर 5 साल में, या 6 साल में, 5 साल में, 4 साल में, जितना भी हो, बस लोगों के द्वारा क्या हो, वो इलेक्टेड हो, उसको हम बोलेंगे वो क्या है, कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। यानी कि ऐसा कंट्री जो लोगों के द्वारा चुना जाता हो, और वहाँ लोग क्या हो, सुप्रीम हो, यानी कि लोगों के हाथ में पावर हो, ना कि राजा के हाथ में। जैसे इंडिया में है, जैसे हमारे इस समय जो पीएम है मोदी जी, वो किसके द्वारा चुने गए हैं, यहाँ के लोगों के द्वारा। तो हमारा जो कंट्री, जो हमारा भारत है, वो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो वही अगर किताबी कीड़ा अगर मतलब डिफिनीसन लेना चाहते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। और हिंदी भाषा में समझा ही दिया हूँ कि लोगों के द्वारा चुने जाने वाला सरकार को क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा डिफिनीसन डेमोक्रेसी का। फिर हमें ये बता रहा है कुछ कंट्री ऐसे भी हैं जहाँ पर क्या है, ये सिस्टम नहीं है। जैसे कि म्यांमार बता रहा है, कह रहा है म्यांमार में अभी भी, मतलब पहले कुछ साल पहले भी और अभी भी शायद है, म्यांमार हो गया, चाइना हो गया, और क्या हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ये सब ऐसे कंट्री है जहाँ पर वहाँ के जो हिटलर है, करने का मतलब जो वहाँ के प्रेसिडेंट है या पीएम है, वो लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, वो खुद ही राजा हैं, वो खुद ही लोगों को कंट्रोल करते हैं, वो लोगों के हिसाब से नहीं चलते हैं। तो वो कंट्री क्या हुई, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि ऐसी कंट्री जो लोगों के द्वारा न चुना जाता हो गवर्नमेंट। तो अभी एग्जांपल दिया है यहाँ पर किसका, म्यांमार का, जो हमारे जस्ट बगल में ही है, जो बे ऑफ बंगाल है उसके जस्ट नीचे ही है म्यांमार। कह रहा वहाँ जो कंट्री है, यानी कि वहाँ जो रूल चल रहा है वो कैसा चल रहा है, नॉन डेमोक्रेटिक वाला रूल चल रहा है। यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो लोग, मतलब वहाँ के जो राजा है, जो सीएम है, जो प्रेसिडेंट है, वो लोगों के द्वारा नहीं चुना गया है, वो खुद ही क्या कर रहा है, अपने आप को और लोगों को कंट्रोल कर रहा है अपने हिसाब से। तो क्या हो गया, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया। और हमारा कंट्री क्या है, हमारा भारत क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जैसे यहाँ पर और एग्जांपल दिया है, कह रहा है कि जैसे अभी हम देखा था हिस्ट्री के सबसे पहले वाले चैप्टर में कि कैसे जो था एक राजा था पिनॉकेट करके, हमने पढ़ा है ना। तो वहाँ पे देख रहे थे हम लोग, जो पिनॉकेट था वो अपने हिसाब से कुछ भी लोगों को क्या कर रहा था, उनसे टैक्स ले रहा था ज़बरदस्ती। उसको मान लो अगर जिसको टैक्स लेना चाहिए 10%, तो 10% ना लेके 20% टैक्स ले रहा था, यानी कि मनमानी कर रहा था वो। तो मनमानी क्यों कर रहा था, क्योंकि वो वहाँ का राजा था, वो क्या बोलते हैं, लोगों को ज़बरदस्ती से टैक्स ले रहा था, उनको परेशान कर रहा था, उनको मार पीट रहा था। तो ये जो होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में ही होता है, ये किस में होता है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में या
मोनार्की सिस्टम में, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा शब्द आता है मोनार्की। देखो 3 चीज़ होता है, एक होता है डेमोक्रेटिक यानी कि जैसे भारत हो गया जहाँ लोगों के द्वारा चुना जाता है, और दूसरा होता है हमारा डिक्टेटरशिप। इसमें क्या होता है, जो राजा होता है उसे कुछ आर्मी वाले होते हैं, आर्मी ग्रुप होते हैं, और वही आर्मी ग्रुप पूरे कंट्री में क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं लोगों को। तो ये हो गया कौन, डिक्टेटरशिप। और तीसरा आता है हमारा मोनार्की। मोनार्की क्या होता है, देखो जो मोनार्की वाले होते हैं ये थोड़ा कह सकते हैं ये लोग राजा होते हैं, जैसे राजा मतलब जैसे कहने का मतलब है कि इनका जो परिवार रहता है ना वो शाही परिवार रहता है। ये बचपन से ही क्या हुए रहते हैं, इनके परिवार एक तरह से किंग की तरह जीता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, मैं समझा दे रहा हूँ। कह रहा द किंग ऑफ नेपाल, नेपाल जो बगल में बॉर्डर है, ठीक है, वहाँ के जो राजा हैं और सऊदी अरेबिया के जो राजा हैं वो लोगों के द्वारा नहीं चुने गए हैं, लेकिन वो भी क्या करते हैं, वो इसलिए मतलब लोगों के लिए काम करते हैं, नहीं अपने हिसाब से लोगों के लिए काम करते हैं। मान लिया अगर लोग कहते हैं कि हमको टैक्स कम करो तो उनकी मर्जी है, वो कम कर भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करते कि लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है लेकिन कम दिक्कत होती है। तो ये जो सऊदी अरेबिया है, जो नेपाल है, यहाँ के जो राजा हैं वो क्या है, ऐसी फैमिली से हैं जो बचपन से यानी कि पिछले 100-200 साल से क्या हुए हैं, राज करते आए हैं, और वहाँ पे कोई किसी भी तरह का डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। तो मोनार्की एक तरह का सही है, लेकिन डेमोक्रेसी उतना सही नहीं है। सबसे बेस्ट कौन होता है, डेमोक्रेसी, जहाँ पे सारा पावर किसके हाथ में होता है, लोगों के हाथ में होता है। उसके बाद हमारा आता है मोनार्की, जहाँ पे एक राजा होता है, सच में राजा होता है, वो किंग होता है पूरे कंट्री का। तो अपने जाहिर सी बात है, कोई भी राजा रहेगा तो अपने जो साम्राज्य रहेगा उसको क्या करेगा, अच्छा से विकास करेगा। तो ये भी एक तरह का अच्छा ही होता है, लेकिन सबसे जो बुरा वाला होता है वो होते हैं कौन, डिक्टेटरशिप वाले, यानी कि ज़बरदस्ती क्या करते हैं, राज करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उनसे हाई टैक्सेस वसूल करते हैं, और उनको पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, एकदम परेशान करके रख देते हैं। ये 3 तरह का गवर्नमेंट होता है, डिक्टेटरशिप, हमारा मोनार्की, और तीसरा डेमोक्रेटिक। देखो यहाँ बहुत अच्छा एक कार्टून दिया है समझाने के लिए कि डेमोक्रेसी होता क्या है। देखो, जहाँ लोगों के द्वारा डेमोक्रेसी को क्या किया जाए, खड़ा किया जाए, यानी कि लोगों के द्वारा राजा को चुना जाए या सीएम को चुना जाए, प्रेसिडेंट को चुना जाए, पीएम को चुना जाए, उसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। जैसे कार्टून बहुत अच्छा क्या किया, एक्सप्लेन किया है कि किसको हम डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। जहाँ लोगों के द्वारा क्या है, वो डेमोक्रेसी के झंडे को लगाया जाए, वहाँ पर क्या होगा, डेमोक्रेसी होगा। जैसे यहाँ पर कुछ दिया है पॉइंट, कह रहा है डेमोक्रेसी जो होता है ना वो हर इंसान को, हर एक कंट्री में, मान लेते हैं भारत का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, कह रहा है इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं जो 18 साल से ऊपर हैं उनके पास ये पूरा अधिकार है कि वो गवर्नमेंट को हटा सकते हैं, ठीक है। मतलब अकेले नहीं हटा सकता, लेकिन उनको लिए अगर कुछ ग्रुप मिल जाए, 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ लोग मिल जाएँ और धरने पर बैठ जाएँ कि नहीं इस गवर्नमेंट को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उस गवर्नमेंट को बाद में उस पद से हटना पड़ेगा, उस पद को क्या इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि जो डेमोक्रेसी होता है वो हर इंसान को पावर देता है उसके चलाने के लिए, यानी कि अपने देश को चलाने के लिए, तो उसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। लेकिन ये किस में नहीं होता है, ये ना ही इसमें होता है, मोनार्की में होता है, और ना ही डिक्टेटरशिप में होता है। अगर दोनों कोई इस तरह करता है तो उठा के जेल में बंद कर देंगे। तो लोगों के हाथ में पावर नहीं होती है, लोगों के हाथ में पावर बस किस में होती है, डेमोक्रेसी में। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी क्या क्या डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं। फीचर यानी कि उनके अच्छाइयाँ क्या हैं, उनकी विशेषताएँ क्या हैं, तो देखते हैं। देखो अब ये कह रहा है, अभी हमने पढ़ा डिफिनीशन सिंपल सा कि क्या होता है, डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें राजा को या रूलर्स को या सीएम को या पीएम को क्या किया जाता है, चुना जाता है लोगों के द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। अब देखो, अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो रूलर्स होते हैं ये होते कौन हैं, ठीक है, ये रूलर्स क्या होते हैं, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, इलेक्शन क्या होता है, वो पीपल कौन होते हैं जो वोटिंग करते हैं, ठीक है, किस तरह का गवर्नमेंट बनता है। तो सबका क्वेश्चन मतलब जो सब क्वेश्चन का आंसर है मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, बस आप लोग ध्यान सुनिएगा। कह रहा जो रूलर्स होते हैं ये ज़रूरी होना चाहिए कि उसी कंट्री के हो। ऐसा नहीं है कि जो इंडिया के जो रूलर्स हैं, प्रेसिडेंट है, वो आ गए पाकिस्तान से यहाँ पर वोटिंग किए, इलेक्शन लड़े और जीत गए, तो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई इंडिया का प्रेसिडेंट बनना है या पीएम बनना है या सीएम बनना है तो उसका जो जन्म होता है, जन्म स्थान होता है वो इंडिया का ही होना चाहिए, उसी को क्या कहेंगे हम, सीएम पीएम बनाएंगे। तो ये पहला कंडीशन हो गया कि जो भी राजा बनेगा तो कहाँ का होना चाहिए, उसी कंट्री का होना चाहिए। दूसरा कह रहा है इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन कमेटी होती है जो पूरे इंडिया लेवल पे होती है, ठीक है, उसको इलेक्शन कमेटी कहते हैं। तो इलेक्शन कमेटी क्या करती है, हर 5 साल में एक बार चुनाव कराती है, हर स्टेट में भी और हर साल के पूरे ज़िले में भी, ठीक है। जहाँ पर गाँव में होते हैं क्या बोलते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है, फिर ज़िले में एमएलए वगैरह होते हैं, फिर स्टेट लेवल पे आ गए तो सीएम होते हैं, फिर अगर नेशनल लेवल पे आ गए तो पीएम होते हैं। तो हर 5 साल में एक बार चुनाव होता है। फिर कह रहा कि हु आर द पीपल, लोग कौन है, वो भी इंडिया के ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका से वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ से यहाँ आ गए और वो भी लोग वोट दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है।
जो भी वोटिंग करेंगे, जो वोट देंगे जिताने के लिए राजा को, वो भारत के निवासी होने चाहिए, ठीक है, भारत के नागरिक होने चाहिए। फिर कह रहा है किस तरह का गवर्नमेंट बनता है, तो जाहिर सी बात है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनता है, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है, लोगों के द्वारा चुना जा रहा है राजा को ना, तो क्या होगा, कैसा गवर्नमेंट बनेगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगा। तो एग्ज़ाम में ऐसा आ सकता है कि फीचर क्या क्या हो सकते हैं, क्या, ठीक है, रूलर्स क्या, इलेक्शन क्या होता है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, सब लोग क्या होने चाहिए, भारतीय लोग होने चाहिए, भारतीय राजा भी होना चाहिए, तभी उसको हम क्या करेंगे, उस सीट पे बैठाएंगे। अब इसके बाद टॉपिक आता है कि मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर, यानी कि हमने जिसको जितवाया है सीएम के लिए, पीएम के लिए, वो किस तरह से हमारे लिए डिसीजन लेगा, यानी कि अगर उसको कुछ काम करना रहेगा, हमारे लिए कुछ अच्छा करना रहेगा, कि कोई स्कीम लाना रहेगा, तो किस हद से यानी किस पावर से वो क्या लेगा, डिसीजन लेगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसको पावर दिया है कुछ भी करने के लिए अपने लिए, ठीक है। तो किस तरीके से देखते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है कहानी। कह रहा पाकिस्तान में, कहाँ के, जो हमारा बगल वाला पाकिस्तान है, जो एकदम बम फोड़ता रहता है, कह रहा पाकिस्तान में 1999 में एक जनरल था जिसका नाम था जनरल परवेज़ मुशर्रफ। क्या नाम था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ। उसने क्या किया 1999 यानी कि 1999 में, आज से लगभग कितना 20-23 साल पहले, वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, लेकिन उसने क्या किया, किसने, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपना एक ग्रुप लिया मिलिट्री का, और जाके क्या किया, उस राजा को वहाँ से हटा दिया। उसने कहा कि आज से जो है डेमोक्रेटिक कंट्री ये नहीं रहेगा, आज से क्या चलेगा, मेरा राज चलेगा। किसने कहा, जनरल परवेज़ ने। कब कहा, 1999 में, यानी कि आज से लगभग 30 साल पहले, 30 नहीं 23 साल पहले। तो यहाँ बताया जा रहा है, कह रहा है कि इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड अ ग्रुप ऑफ मिलिट्री इन अक्टूबर में 1999 मतलब 1999 में उसने क्या किया, ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। उसने बोला देखो तुम जो भी लोग हो, ध्यान से मेरी बात सुनो, आज से जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री था, जो भी राजा था, जो भी पीएम था, मैंने उसको हटा दिया है। अगर कोई भी कुछ भी बोलेगा तो मैं उसको गोली से उड़ा दूंगा। किसने बोला, जनरल परवेज़ ने बोला। उसने कहा कि आज से पाकिस्तान को हम चलाएंगे, और हमारे द्वारा कोई भी कुछ भी बोला तो उसको उठा के जेल में बंद कर देंगे या उसको गोली से उड़ा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 1999 में क्या हुआ, पाकिस्तान किसके अंडर में आ गया, एक डिक्टेटरशिप के अंदर में आ गया। उससे पहले क्या था, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, ठीक है। तो वहाँ पर कहानी बताया जा रहा है कैसे पाकिस्तान में क्या हुआ, पूरी गवर्नमेंट बदल गई 1999 में। फिर कह रहा है कि ये लगभग 3 साल तक ऐसे ही चला, यानी कि उसके अंडर में पूरा कंट्री रहा। किसके अंडर में, परवेज़ मुशर्रफ के अंडर में। लेकिन 2002 में क्या हुआ, जो वहाँ के लोग थे वो परेशान हो गए थे इसके रूल से, मतलब ये काफ़ी लोगों को परेशान करता था। तो उन्होंने क्या किया, दंगा शुरू मतलब किया, यानी कि डेमोक्रेसी के लिए लड़ना शुरू किया। उससे किससे, परवेज़ मुशर्रफ से। तो जो लोग थे वो चले गए कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन के पास, यानी कि जो अमेंडमेंट होता है, जो संविधान बनाते हैं पाकिस्तान का, वहाँ पे चले गए। उन्होंने कहा कि जो जनरल मुशर्रफ है हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और आप कुछ करिए, नहीं तो ये हमको क्या करेगा, मार डालेगा और पूरी कंट्री को ही बेच डालेगा। तो वो लोग गए कहाँ पे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास। तो ये लोगों ने क्या किया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि देखो मुशर्रफ, तुम जो भी कर रहे हो गलत है, इसको तुरंत रोको और लोगों को भी पावर दो। तो उसने कहा कि भाई जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होता है बहुत बड़ा पावर होता है, अगर वो चाहे तो मुशर्रफ को तुरंत वहाँ से ख़त्म कर देता, ठीक है। लेकिन उसने नहीं किया। उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो लोग हैं उनको परेशान करना बंद करो, ठीक है, और उनको भी पावर दो। तो उसने कहा ठीक है ऐसा मैं कर देता हूँ, लेकिन आधा पावर मेरे पास रहेगा और आधा पावर मैं दे देता हूँ पब्लिक वालों को। तो वहीं यहाँ पर लिखा है, वहाँ पे भी क्या होने लगा, इलेक्शंस होने लगे फिर से 2002 के बाद। वही लिखा है सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर, यानी कि जो उसमें इलेक्शन में जीता था उसके पास कुछ पावर होते थे, और मैक्सिमम पावर किसके पास होता था, जनरल मुशर्रफ के पास। बट द फाइनल पावर रेस्ट विथ मिलिट्री ऑफिसर एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ, यानी कि मान लो अगर चुनाव होता भी था पाकिस्तान में, तो चुनाव का जो पूरा पावर होता है कंट्री का ना, वो 50% किसके पास रहता था, जनरल मुशर्रफ के पास, और 50% जो लोगों ने जितवाया है, जिसको पीएम बनवाया है, उसके पास रहता था। और शायद वो पावर अभी भी ऐसे ही है 2020 में भी। इसलिए जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है वो जो है वो चलती है किसके इशारे पे, आर्मी के इशारे पे, ताकि आर्मी वाले क्या करें, गोली वगैरह ना मार दे। तो वहाँ जो आर्मी होती है पाकिस्तान की, वो थोड़ा मतलब बैड वाला है, यानी कि थोड़ा बुरी तरह से आर्मी है, वो लोगों को बस टॉर्चर करना जानती है, अपने ही लोगों को, ठीक है। तो नेशनल काउंसिल सिक्योरिटी ने, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ऑर्डर दिया 2002 में कि हर पाकिस्तान में भी क्या होगा, हर 5 साल में चुनाव होंगे, और चुनाव का जो 50% का पावर होगा वो रखेंगे पब्लिक के पास, बाकी जो 50% पावर होगा वो होगा किसके पास, आर्मी के पास। इस तरीके से पाकिस्तान में 50-50 क्या चल रहा था, रूल चल रहा था 2002 में, कि आधा पावर हमारे पास होगा और आधा पावर तुम्हारे पास होगा। तो जो ये था जनरल परवेज़ मुशर्रफ, बहुत ही
मतलब बेकार इंसान था, लोगों को ज़बरदस्ती अपने ही लोगों को परेशान करता था ये, अपने पावर का ओवर यूज़ करके। भाई वो था क्या था, जनरल था, सारे आर्मी को कंट्रोल करता था, इसीलिए पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहता था और अपने हिसाब से चलाना चाहता था। तो हमने देखा जो पावर क्या हुआ है, बढ़ गया है 50% यानी कि 50-50 पावर हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को वही दिक्कत होता था। दिक्कत क्या होता था, जैसे लोगों ने जिसको सीएम पीएम बनाया है पाकिस्तान का, अगर वो चाहता था कुछ नियम आए यानी कुछ कानून आए, तो जो जनरल मुशर्रफ था क्या करता था, उसको कैंसिल कर देता था। जिसके वजह से कोई भी अगर कुछ भी बनता था, स्कीम वगैरह बनते थे लोगों के लिए या कुछ भी कानून वगैरह आते थे, तो जनरल मुशर्रफ उसको कैंसिल कर देता था अपने पावर से, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था। तो लोगों ने फिर क्या किया, उसका क्या किया, अगेंस्ट गए उसके, जनरल मुशर्रफ के कहा, उन लोगों ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, जो भी कानून आ रहा है, जो भी स्कीम आ रही है वो हमारे लिए आ रही है, तुम उसको कैंसिल क्यों कर रहे हो। भाई जाहिर सी बात है, अगर जो जनरल मुशर्रफ था वो बहुत बड़ा क्या था, बैड इंसान था। तो यहाँ पर लिखा गया कि जो भी इलेक्टेड यानी जो भी डिसीजंस वगैरह लेते थे वहाँ की गवर्नमेंट, जनरल मुशर्रफ उसको कैंसिल कर देता था और कैंसिल करके बोलता था कि तुम लोग क्या करोगे, हमारे अंदर में कंट्रोल हो, और ये जो राजा है बस दिखावे के लिए है, यानी कि जो तुम लोग पीएम बनाए हो, जो लोग सीएम बनाए हो, वो बस दिखावे के लिए सीएम पीएम है। ये कोई भी डिसीजन हमारे अलावा क्या कर सकता है, नहीं ले सकता है। जो भी डिसीजन लेंगे हम लेंगे, ये ना कि सीएम पीएम कोई लेगा, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था जीने में और रहने में, उनको हाई टैक्सेस देना पड़ता था। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि हम देख सकते हैं कि जो सारा सारा पावर है वो किसके हाथ में है, जनरल के हाथ में है, ना कि लोगों के हाथ में है। यहाँ सिंपल सा डिफिनीशन दिया है कि दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर, ये पहला हमें फीचर बताता है। क्या है फीचर, इन अ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी में क्या होता है, द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद द दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। सबको पता है कि असली जो क्या बोलते हैं जो होता है लोकतंत्र, जो असली डेमोक्रेसी होती है, उसमें क्या होता है, जो डिसीजन होता है वो गवर्नमेंट लेती है, जिसके द्वारा यानी कि जिस पीपल के द्वारा वो चुनी गई है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, हम लोगों ने क्या किया है, जो मोदी जी हैं उनको इस देश का क्या बनाया है, प्रधानमंत्री बनाया है। तो जो प्रधानमंत्री हैं, जो मोदी जी हैं, वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं हमारे लिए, यानी कि हमारे हित के लिए, हमारे अच्छे के लिए कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, उनको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर था, जो लोगों ने चुना था, और वो कोई भी डिसीजन ले रहा था तो जो जनरल मुशर्रफ था उसको क्या करता था, कैंसिल कर देता था, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को दिक्कत होती थी। तो हमको इससे मतलब जो इस स्टोरी से हमें यह पता चलता है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट ले सकती है और वही गवर्नमेंट लेती है डिसीजन जो लोगों के द्वारा क्या हो, इलेक्टेड हो। तो पहला फीचर ये हमको मिल जाता है। उसके बाद आता है हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ये क्या होता है, अब देखो, अब हम कहानी पढ़ेंगे चाइना का, ठीक है। अभी हमने पढ़ा पाकिस्तान का, अब हम पढ़ेंगे चाइना का। कह रहा है कि चाइना में हर 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, जैसे हमारे कंट्री में होता है, लेकिन वहाँ पर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अभी हम पढ़ेंगे। पर ये जानते हैं कि चाइना में हर 5 साल में क्या होता है, इलेक्शन होता है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को चुनते हैं, जिससे वहाँ की क्या कहते हैं उसको, क्वांगो रेमिनिन डाई बियाओ दाहूत। अगर इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करें तो होगा नेशनल पीपल कांग्रेस, यानी कि पार्टी का नाम है ये, नेशनल पीपल कांग्रेस, ठीक है। तो उसी को जो हर 5 साल में चुनाव होता है उसको क्या बोलते हैं, नेशनल पार्टी कांग्रेस वहाँ की लड़ती है उस चुनाव को और जीतती है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, जो नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि जो ये पार्टी है, जैसे हर कंट्री में पार्टी होती है ना, वैसे ये भी पार्टी है। क्या नाम है, नेशनल पीपल कांग्रेस। कह रहा है जो नेशनल पीपल कांग्रेस जो पार्टी है वो हर 5 साल में एक बार क्या करती है, प्रेसिडेंट को चुनती है उस कंट्री को चलाने के लिए, ठीक है, चाइना में, ठीक है। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना, यानी कि पूरे चाइना में लगभग 3000 मेंबर हैं उस पार्टी में। यानी कि जो ये पार्टी है नेशनल पीपल कांग्रेस पार्टी, उस पार्टी में लगभग 3000 मेंबर हैं, और 3000 मेंबर में से जो सबसे बेस्ट मेंबर रहता है उसी को क्या किया जाता है, उस कंट्री का प्रेसिडेंट बनाया जाता है चाइना के, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट का चुनाव कब होता है, हर 5 साल में होता है। अब देखो, उस पार्टी में इलेक्टेड होने के लिए, इस पार्टी में प्रेसिडेंट बनने के लिए वहाँ भी एक नियम है, ठीक है। नियम क्या है, कह रहा है वहाँ का एक लोकल कम्युनिस्ट है, यानी कि लोकल पार्टी है जिसका नाम है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। यानी कि जो भी क्या बोलते हैं इंसान जो उस कंट्री का प्रेसिडेंट बनना चाहता है, पहले उसको क्या करना पड़ेगा, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से थप्पा लेना पड़ेगा कि हाँ भाई हम चाइनीज़ हैं, हम चाइनीज़ के निवासी हैं, ठीक है। जब ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी उसको थप्पा लगा देगा, यानी बोल देगा कि हाँ ये भी क्या कर सकते हैं, चुनाव मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तब क्या करेगा, जो नेशनल पीपल कांग्रेस पार्टी होगा उस मेंबर को आगे लाएगा
और लोग उसको क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे, और जितने लोग मतलब ज़्यादा वोटिंग पाएंगे उसको क्या बना दिया जाएगा, प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। यानी कि हर कोई इंसान क्या कर सकता है वहाँ पे, ये जो चुनाव है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान उठ के आया और कहा कि हम प्रेसिडेंट बनेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पे दो पार्टियों से क्या होना पड़ता है, थप्पा लगवाना पड़ता है, यानी कि मुहर लगवाने पड़ते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है जो क्या करेगी, बताएगी कि इस मेंबर को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, नेशनल पीपल कांग्रेस उसको क्या देगा, इलेक्शन का परमिशन देगा कि हाँ अभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर आप जीतते हैं तो आपको क्या बनाया जाएगा, उस कंट्री का यानी कि चाइना का प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो भी गवर्नमेंट बनती है, जो भी गवर्नमेंट का मेंबर होता है, वो हमेशा किसके द्वारा इतनी करते हैं, उस फॉर्म होता है, हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही फॉर्म होता है। भाई दो ही पार्टी है, एक कम्युनिस्ट पार्टी है, एक नेशनल पीपल कांग्रेस है, तो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी के गुजरते हुए क्या बनते हैं लोग, वहाँ की गवर्नमेंट बनती है। तो वही कह रहा था, गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये एग्जाम में लिख दी, मतलब हो सकता है कि MCQ में आ जाए कि जो चाइना की गवर्नमेंट है वहाँ हमेशा मतलब जो फॉर्मेशन होता है गवर्नमेंट का वो कैसे होता है, तो बाई कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा होता है, ठीक। फिर कह रहा है दूसरी कहानी चाइना की, कह रहा है 1930 के बाद उनको आज़ादी मिली, यानी कि हम जिससे हमको आज़ादी मिली थी कब, 1947 में, वैसे ही चाइना को आज़ादी मिला था, इंडिपेंडेंस डे मिला था कब, 1930 में। कह रहा है 1930 से लेकर 2000 तक, ठीक है, जो रूल था, ये रूल चल रहा था कि हर 5 साल में क्या होगा, चुनाव होगा, और जो भी मेंबर जीतेगा उसको चाइना का प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। तो 1930 से लेकर 2000 तक, यानी कि 70 साल तक ये चलता रहा। लेकिन 2000 जो जब था, जो साल था 2000 का, उसके बाद ये रूल क्या हुआ, चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया है, देखो चेंज ये हुआ, वहाँ पर एक दूसरी पार्टी आई जिसका नाम था, उस पार्टी का नाम था PRI, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनल पार्टी। उस पार्टी का नाम था इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। देखो ये जो पार्टी थी 2000 के बाद आई थी, और ये पार्टी के पास ऐसे मतलब कह सकते हैं जादू था, एक तरह से जादू, मतलब कह सकते हैं ट्रिक्स, लिखा है ना, डर्टी गंदे ट्रिक्स थे जीतने के लिए। तो जो सामने वाला पार्टी थी उसको काफ़ी आसानी से ये लोग हरा देते थे, जिसकी वजह से इनकी पार्टी का जो मेंबर था वो हर बार जीता गया, और अभी भी वही होता है। यानी कि 2000 के बाद से लेकर 20 साल तक, यानी 2023 चल रहा है, तो यानी कि 23 सालों में हमेशा यही होता है कि जो ये पार्टी है ना, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, हमेशा इन्हीं पार्टी में से कोई एक मेंबर जीतता है। क्यों जीतता है, क्योंकि ये हमेशा क्या करते हैं, डर्टी गेम खेलते हैं, लिखा है ना, ये हमेशा क्या करते हैं, द PRI वाज नोन एज टू मेनी डर्टी ट्रिक्स, यानी कि गंदे इनके पास ट्रिक्स हैं, घूस वगैरह दे के ये क्या कर सकते हैं, इनके पास पावर ज़्यादा है, तो उस पावर का इस्तेमाल करके अपने कंट्री का क्या बना देते हैं, प्रेसिडेंट बना देते हैं, और सारा पावर इन्हीं के अंडर में आ जाता है, और यही क्या करते हैं, पूरे चाइना को कंट्रोल करते हैं। कौन, PRI, ठीक है। वहाँ के जितने भी सरकारी लोग हैं, यानी कि जितने भी सरकारी एम्प्लॉयमेंट हैं, या वहाँ के जो सरकारी टीचर्स हो गए हैं, सबको क्या किया जाता है, मतलब ज़बरदस्ती किया जाता है, यानी कि फोर्स किया जाता है कि इसी पार्टी को क्या करें, वोट दें, ज़बरदस्ती बोला जाता है। जो लोग नहीं देते हैं उनको उठा के जेल में बंद कर देते हैं ये पार्टी वाले, ठीक है। कोई कुछ बोल नहीं पाता, सब लोग डरते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, चाइना में 2000 के बाद थोड़ा उल्टा गेम हो गया, यानी कि PRI पार्टी हमेशा जीतती है। किस वजह से जीतती है, जितने भी सरकारी लोग थे, जितने भी सरकारी टीचर्स थे, जितने भी सरकारी ऑफिसर में काम करते थे, उनसे बोला जाता था कि तुम और तुम्हारी फैमिली वाले जो पार्टीज़ हैं इन्हीं पार्टी को वोट देंगी, और किसी पार्टी को वोट नहीं देंगी। अगर और किसी पार्टी को वोट दोगे तो हम तुमको उठा के जेल में बंद कर देंगे, या तुमको गायब कर देंगे चाइना से। जिसकी वजह से लोग क्या होते थे, डर जाते थे, और इसी पार्टी को वोट देते थे, और यही पार्टी क्या होती, बार बार जीतती रहती थी। तो देख सकते हैं हम, डेमोक्रेसी तो है, लेकिन डेमोक्रेसी कैसी है, एक तरह से डेमोक्रेसी भी है, लेकिन डेमोक्रेसी कैसी है, पावर वाली है, यानी कि डिक्टेटरशिप वाली है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, चाइना में लिखा है कि चाइना में इलेक्शन जो था वो होता था, लेकिन वो लोगों के द्वारा चॉइस किया मतलब नहीं जाता था। यानी कि लोग अगर चाहें भी कि दूसरे लोगों को बनाया गया प्रेसिडेंट, तो वो लोग, उनके पास इतना पावर नहीं था कि वो दूसरे राजा को चुन सकें। क्यों, कि उनसे डरते थे कि ये हमारा अगर जान गए तो हमको उठा के क्या कर देंगे, जेल में बंद कर देंगे, या हमको मार देंगे, ठीक है। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, जिसकी वजह से चाइना में चुनाव तो होता था, लेकिन चुनाव किसके हिसाब से होता था, वहाँ के गवर्नमेंट के हिसाब से होता था। वो लोगों को ज़बरदस्ती करवाती थी कि अगर तुम किसी और को वोट दोगे तो हम तुमको उठा के जेल में बंद कर देंगे। जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ की सारा गवर्नमेंट क्या हुआ, डेमोक्रेटिक कंट्री थी, लेकिन बस दिखाने के लिए क्या थी, डेमोक्रेटिक कंट्री थी, लेकिन वहाँ पर क्या चलता था, एक तरह से डिक्टेटरशिप चल रहा था। कहाँ पे, चाइना में। इस तरह के समझा सकते हैं कि जो चाइना जो डेमोक्रेसी का जो दूसरा फीचर आता है वो क्या आता है, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यानी जो डेमोक्रेसी है वो ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शन हो, कोई धोखाधड़ी ना हो, ठीक है। वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस टू लूजिंग, यानी कि जो पावर में है, जो समय जैसे मान लीजिए मोदी जी हैं, चुनाव होने वाला 2024 में, ठीक है, तो उनके पास पूरा अधिकार हो अगले चुनाव में हिस्सा लेने का, और दूसरे जो
कह सकते हैं जो हैं लोग हैं, जैसे राहुल गांधी हो गए, केजरीवाल हो गए, उनके पास भी पूरा उनके पास भी पावर हो अगले चुनाव में हिस्सा लेने के लिए। तो इस तरीके से वो क्या कहेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि ऐसा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जहाँ पे जो वहाँ के राजा हैं उनको भी अधिकार मिले और दूसरे जो मेंबर्स हैं उनको भी अधिकार मिले उस चुनाव में हिस्सा लेने का। ऐसा नहीं है कि चाइना की तरह क्या हो, दबा दिया जाए और लोगों को ज़बरदस्ती किया जाए कि तुम क्या करो, हम ही को बस वोट दो और किसी को वोट दोगे तो हम तुमको गोली मार देंगे। तो ये दूसरा फीचर आता है कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि फ्री हो और ठीक ठाक इलेक्शन हो, कोई उसमें धोखाधड़ी ना हो, जहाँ के जो राजा हैं, जो वहाँ के मेंबर हैं, उनके पास पूरा क्या हो, अधिकार हो अगले चुनाव में लड़ने के लिए। तो ये दूसरा फीचर आ जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब तीसरा फीचर देखते हैं। तीसरा आता है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। कहने का मतलब क्या है, एक इंसान का क्या होगा, एक ही वोट होगा और एक ही वैल्यू होगी। तो ये चुनाव में यानी कि डेमोक्रेसी में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही जो इंसान है कई बार वोटिंग कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, ये अगर तीसरा फीचर वही यहाँ पर इस डिटेल में बताया गया है कि हर इंसान के पास एक वोट होता है और 5 साल में बस एक ही बार क्या कर सकता है, वोट दे सकता है किसी भी लीडर को। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया की जो औरतें होती हैं ना, उनको कोई भी अधिकार नहीं है वोटिंग करने का, यानी कि उनको अधिकार नहीं है कि वो वोट दे सके। इंडिया में क्या अधिकार है कि नहीं है, इंडिया में पूरा अधिकार है कि हर औरत जो भी 18 साल से ऊपर है, जो भी लड़की है 18 साल से ऊपर है, वो क्या कर सकती है, वोटिंग कर सकती है। लेकिन सऊदी अरेबिया में ऐसा नहीं है। तो एग्ज़ाम में आता है 1 वर्ड में, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये हमेशा आता है, ऐसा नहीं कभी कभार आता है, हमेशा आता है। पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे औरतों का अधिकार क्या हुआ है, उनके पास अधिकार नहीं है वोटिंग करने का, तो कौन सा देश है, सऊदी अरेबिया देश है, ठीक है। अब ऐसे ही कह रहा है एक और कंट्री है जिसका नाम है इस्टोनिया। क्या नाम है, इस्टोनिया। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कहता है गवर्नमेंट कि जो भी लोग आते हैं रसिया से, वो लोग वोट नहीं दे सकते हैं। कहाँ नाम है, इंडोनेशिया। तो पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ पे जो रसियन है उनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं दिया गया है, तो इस्टोनिया, ESTONIA, इस्टोनिया, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो तीसरा फीचर आ जाता है वो क्या आता है, इन अ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र में ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट, ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। कहते हैं मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में या डेमोक्रेटिक में यही होना चाहिए कि हर इंसान के पास, चाहे औरत हो चाहे वो मर्द हो, यानी कि चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, उसके पास पूरा अधिकार होना चाहिए 1 वोट का, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। तो ये तीसरा फीचर आ जाता है। तो ये फीचर एग्जाम में आता है, अगर आएगा भी तो 5 नंबर में आएगा, तो 5 फीचर आपको लिखने पड़ेंगे। जितना नंबर का आएगा उतना फीचर आप लिखना पड़ेगा। 2 नंबर का आएगा 2 फीचर, 3 नंबर का आएगा तो 3 फीचर। तो तीसरा फीचर क्या है हमारा, कि हर इंसान के पास, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, उसके पास पूरा अधिकार होने चाहिए किसका, वोटिंग का। तो वो एक इंसान 1 वोट दे सकता है, ठीक है। ये हो गया 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इसके बाद जो टॉपिक आता है, उसके बाद आता है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स, यानी कि कुछ नियम होने चाहिए वोटिंग कराने के लिए। नियम क्या होने चाहिए, नियम अभी देखेंगे। और कह रहा है कि जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उनका हमको क्या करना चाहिए, उसका हमको सम्मान करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी सम्मान करना चाहिए और लोगों को भी जो कानून है उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे कि इसके बाद की कहानी आती है हमारा जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे देखते हैं ना, जो होता है क्रिकेट, वहाँ के लोग आते हैं खेलने जिम्बाब्वे के भी। तो जिम्बाब्वे में कह रहा है कि 1980 में उनको आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से, यानी कि सफ़ेद लोगों से, ठीक है। वही कह रहा है कि लगभग ज़्यादा तो नहीं हुआ, आज से लगभग 40 साल 42 साल पहले की बात है कि जिम्बाब्वे में 1980 में उनको क्या मिला था, आज़ादी मिला था। किससे, फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी से। उसके बाद से, यानी कि आज़ादी मिलने के बाद से एक पार्टी है जिसका नाम है जानू PF। क्या नाम है, जानू, ZANU PF। यही पार्टी क्या थी, ऐसी पार्टी थी जो लोग वहाँ इस पार्टी में ऐसे लोग थे जो लोग आज़ादी के लिए क्या किए थे, अपना बलिदान दिए थे। तो उनके लिए लोग थे, उनका ही मेंबर था। तो यही लोग क्या हुआ, आज़ादी मिलने के बाद उस देश को संभालें, ठीक है। तो वही कह रहा है द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि आज़ादी के लिए जो लोग क्या हुए थे, कुर्बान हुए थे, वही लोग उस देश को चला रहे थे, ठीक है। तो उनका एक क्या था, एक था लीडर जिसका नाम था रॉबर्ट मुगाबे। क्या नाम था, रॉबर्ट मुगाबे। उसने ही इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि आज़ादी मिलने के बाद क्या किया, उस देश को संभाला था। कहाँ पे, जिम्बाब्वे में।
कह रहा वहाँ जब भी इलेक्शन होता था, जब भी होता था, हर 5 साल में 2 साल में कभी इलेक्शन होता था, तो वहाँ बस एक ही पार्टी क्या करती थी, बार बार जीतती थी, जानू पीएफ। क्या नाम है, जानू पीएफ। क्यों जीतती थी, क्योंकि इसमें जो लोग थे वो असली फ्रीडम फाइटर थे, वो दो असली लोग थे जो आज़ादी के लिए क्या किए थे, अपना कुर्बान दिए थे, और उनके ही मेम्बर्स थे जो पार्टी को बार बार जिता रहे थे। भाई वहाँ के लोग भी समझदार थे, भाई जो आज़ादी के लिए कुर्बान होगा उसे तो हम जिताएंगे। तो वहाँ वही होता था, हर बार पार्टी, एक ही पार्टी क्या करती थी, बार बार जीतती थी, जिसका नाम था जानू पीएफ। फिर बाद में क्या हुआ, काफ़ी टाइम बाद यानी कि 2000 के बाद बता रहा है कि जो ये रॉबर्ट मुगाबे था, क्या नाम था, रॉबर्ट मुगाबे, जो बार बार क्या बना था, वहाँ का प्रेसिडेंट बना था। जब वो बार बार पीएम बनने लगा, प्रेसिडेंट बनने लगा, तो उसके अंदर एक लालच आ गया, उसके अंदर लालच आ गया कि क्यों ना जिम्बाब्वे को कंट्रोल किया जाए। तो क्या करने लगा, थोड़ा मनमानी करने लगा, अपने पावर का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगा, जिसकी वजह से जब लोगों को क्या चला, जब लोगों का ये इस बात का पता चला कि जो लीडर है क्या कर रहा है, मनमानी कर रहा है और अपने हिसाब से फैसला ले रहा है, तो उन लोगों ने क्या किया, इनके खिलाफ एक मोर्चा खड़ा कर दिया, मोर्चा यानी कि एक आंदोलन खड़ा कर दिया, और एक दूसरी पार्टी बनाई, जो पार्टी क्या करने लगी, उस पार्टी के खिलाफ लड़ने लगी, यानी कि जानू पीएफ के खिलाफ लड़ने लगी। और बाद में लोगों ने क्या किया, इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। क्यों विरोध किया, कि जो रॉबर्ट मुगाबे था, ये रेडियो को, न्यूज़पेपर को, टेलीविज़न को, और साथ ही साथ उनके लोगों को भी कंट्रोल करने लगा था। भाई लालच बुरी बात है, किसी भी इंसान के अंदर लालच आ सकती है। तो ये जो रॉबर्ट मुगाबे था, ये बाद में क्या हुआ, लालची बन गया। फिर बाद में लोगों ने क्या किया, एक साथ मिलकर इसको हटवा दिया वहाँ से, और फिर दूसरी पार्टी राज करने लगी। कहाँ पे, जिम्बाब्वे में। जो रॉबर्ट था, उस पार्टी का लीडर था जानू पीएफ का, वो क्या करने लगा था, अभी मैंने जैसे बताया, लोगों को कंट्रोल करता था, वहाँ की जो मीडिया थी, जो रेडियो था, उनको कंट्रोल करता था, और अपने हिसाब से लोगों को क्या देता था, सजा देता था। तो जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क गए थे और उसके खिलाफ क्या करने लगे थे, साजिश करने लगे थे, और बाद में उसको लोगों ने हटा दिया। तो इस कहानी से हमें यह जो है चौथा फीचर सब हमें क्या पता चलता है कि जो डेमोक्रेसी है उसका चौथा फीचर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ पर लिखा है, देखो कह रहा है कि जो चौथा और आखिरी फीचर है किसका, डेमोक्रेसी का, वो ये है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। अब हिंदी का मतलब देखो, इसका हिंदी ये कहना चाह रहा है कि हर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या डेमोक्रेटिक कंट्री में यही होना चाहिए कि जो राजा है, जो प्रेसिडेंट है, जो सीएम है, जो पीएम है, ठीक है, जो प्रधानमंत्री है, उसको एक हद में रहना चाहिए। हद यानी कि एक विद इन लिमिट्स में रहना चाहिए, उसको हद से बाहर नहीं जाना चाहिए। भाई अगर लोगों ने आपको वहाँ पर बैठाया है तो लोगों के लिए फैसले लीजिए, ठीक है। और अपने जब अपने हिसाब से फैसले लेने लगेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, अपने जो रेडियो है, जो मैगजीन्स है, जो न्यूज़पेपर, आप उनको कंट्रोल करेंगे तो लोग तो गुस्सा होंगे ही। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो, क्या करना होगा, उनको हद में रहना होगा। अगर हद से बाहर जाएंगे वो तो उनको उखाड़ के फेंक देंगे, कौन, यहाँ के लोग। तो वही कह रहा है कि चौथा जो हमारा फीचर है, वो कह रहा है कोई भी गवर्नमेंट हो उसको क्या रखना चाहिए, उसको हद में रखना चाहिए, और सिटीजन का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो चौथा हमारा फीचर ये था। तो टोटल 4 फीचर हैं, तो 4 नंबर में आ सकता है। तो चारों फीचर आपको पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा। अब देखो इसका जो जो था डेमोक्रेसी, उसका ये लास्ट टॉपिक है, कह रहा है समरी डिफिनीशन। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा डेफिनेशन कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट होता है जहाँ पे लोगों के द्वारा चुना जाता है अपने राजा को, अपने पीएम या सीएम को। अब क्या कह रहा है, चुनने के बाद यानी कि जो वहाँ का राजा रहता है, जो सीएम पीएम रहता है, लोगों के हिसाब से क्या लेता है, डिसीजन लेता है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, जो इलेक्शन होता है तो क्या होता है, वो एकदम अच्छे से होता है, उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे क्या, एक अच्छा खासा डेमोक्रेटिक कंट्री। तीसरा कह रहा है कि जो भी चॉइस होगा, अपॉर्चुनिटी होगा, वो सबके लिए होगा, यानी कि हर कोई चाहे तो उस पार्टी में जाके क्या कर सकता है, मेंबर बन सकता है, और वो मेंबर बाद में जाके सीएम या पीएम बन सकता है, सबको अधिकार है, ठीक है। इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक। चौथा आता है, कह रहा है कि जो भी गवर्नमेंट है उसको क्या रहना चाहिए, हद में रहना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट को हद से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये 4 फीचर्स थे किसके, डेमोक्रेटिक कंट्री के। तो ये था व्हाट इज़ डेमोक्रेटिक, ठीक है। अब आता है हमारे इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक, जो कि है वाई डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी क्यों है, डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। भाई क्यों ज़रूरी है, आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं, ठीक है, क्यों ज़रूरी है बताओ। ऐसे मैं बता दूँ तो ज़रूरी इसलिए है ताकि लोगों को क्या मिल सके, आराम मिल सके, लोगों को शांति मिल सके, लोगों की खुशियाँ मिल सके। जब डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहेगा तो हिटलर जैसे लोग आएंगे, लोगों पे ज़बरदस्ती राज करेंगे, उनसे हाई टैक्सेस वसूलेंगे, जो टैक्स नहीं देगा उनको गोली मार सकते हैं, उनको उठा के जेल में बंद कर देंगे। तो इसलिए क्या है, डेमोक्रेसी ज़रूरी है। अब देखो
इस टॉपिक में कि जो टॉपिक है वाइट डेमोक्रेसी, उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी में क्या क्या जो है बदलाव होने चाहिए हमेशा। सबसे पहला बदलाव आता है, कह रहा है कि जो लीडर्स हैं यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं, जो पीएम हैं, वो हमेशा उनको बदलते रहना चाहिए, बस ज़रूरी भी है। जैसे मान लें मोदी जी हैं, ठीक है, 2 बार पीएम रह चुके हैं और तीसरे बार भी रहेंगे, तो उनके अंदर भी कुछ लालच आ ही जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि चाहे कोई भी हो, चाहे पीएम हो, हमेशा पीएम को बदलते रहना चाहिए 10 सालों में, 15 सालों में। मतलब एक बार पीएम बन गए ठीक है, मान लो कोई बात नहीं है, दूसरी बार पीएम बन गए और अच्छी बात है, तीसरी बार भी बन गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद उनको बदल देना चाहिए ताकि फिर से क्या हो सके, अच्छे से डेवलप हो सके। तो कह रहा है एक ही राजा को बार बार क्या ना चाहिए, उनको पावर नहीं देना चाहिए। क्या होगा इससे, क्या होगा, इंस्टेबिलिटी बन जाएगी, यानी कि राजा के अंदर लालच आ सकती है। एक केस है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो लीडर होगा अगर बार बार बदलेगा तो उसको एक डर रहेगा कि अगली बार मैं फिर से इस पार्टी में आना चाहता हूँ, फिर से मैं राज करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से लोगों का वो क्या करेगा, विकास करेगा। इसीलिए कह रहा है कि लीडर्स हमेशा चेंज होते रहने चाहिए। दूसरा चीज़ क्या कह रहा है, कह रहा है जो डेमोक्रेसी है इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, यानी कि अगर कोई पार्टी है किसी कंट्री में तो दूसरी पार्टी भी होनी चाहिए उसका क्या करने के लिए, बुराई करने के लिए, ताकि वो अपना काम जारी रखे। अगर मान लो कोई देश है, जैसे मान लेते हैं भारत है, ठीक है, भारत में बीजेपी के अलावा और कोई पार्टी नहीं होगी तो बीजेपी क्या करेगी, अपनी मनमानी करेगी, वो जो चाहे वो करेगी। लेकिन उसके खिलाफ कई सारी पार्टियां हैं, ठीक है, राहुल गांधी की पार्टी है, केजरीवाल की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है, जिसकी वजह से ये तीनों पार्टियां क्या करेंगी, बीजेपी की बुराइयां निकालेंगी, बीजेपी की खामियां निकालेंगी, जो अच्छी बात है गवर्नमेंट के लिए। क्या करेगी गवर्नमेंट, उन खामियों को छुपाने के लिए लोगों के लिए काम करेगी। तो वही कह रहा है कि हर डेमोक्रेटिक कंट्री में कम से कम 2-3 पार्टी होने चाहिए उस पार्टी का क्या करने के लिए, खामियां या कमी निकालने के लिए, ताकि गवर्नमेंट का यानी कि इस कंट्री का विकास हो पाए। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है सो मेनी पीपल हैव टू कंसल्टेड एंड डेमोक्रेटिक इज लीड टू डिले, यानी कि हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ठीक है, उसको जवाब मांगना चाहिए कि गवर्नमेंट भाई तो हम तुमको उस सीट पे बैठाए हैं, तो हमारे लिए कर क्या रहे हो। तो ये एजुकेशन मतलब होता है, कहने का मतलब ये है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो आप आवाज़ उठाइए, ठीक है, कहने का मतलब ये है। उसके बाद कह रहा है कि इलेक्टेड जो लोग हैं पीएम प्रधानमंत्री डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, जाहिर सी बात है। कह रहा है अब मोदी जी को ये नहीं पता कि हर लोग क्या चाहते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या चाहते हैं उसको पता है। भाई सबके गांव में, शहर में क्या होना चाहिए, अच्छे खासे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए, बस होना चाहिए, ठीक है, जो ट्रेन सेवा होना चाहिए, जो वहाँ के रोड अच्छे होने चाहिए, हर घरों में कम से कम 18 से 20 घंटे क्या आना चाहिए, बिजली आनी चाहिए, पानी साफ़ होना चाहिए। यही तो रिक्वायरमेंट होती है आम लोगों का। तो वही कह रहा है कि ये जो वहाँ के कोई भी जो प्रधानमंत्री हो गया, सीएम हो गया, उसको ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि डेमोक्रेसी लीड करप्शन फॉर इट बेस ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन, जाहिर सी बात है हर डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, करप्शन होता है, यानी कि लूटपाट होता है, ठीक है। तो मतलब कह रहा है कि एक कंपटीशन भी होना चाहिए लूटपाट का, मतलब कि अगर कोई चुनाव मतलब कंपटीशन कर रहा है, यानी कि कोई करप्शन कर रहा है, तो सामने वाली पार्टी बोलेगी। तो इसीलिए बोला है कि कम से कम एक कंट्री में 2 से 3 पार्टियाँ होनी चाहिए बुराई करने के लिए, ताकि करप्शन क्या हो, कम रहे। करप्शन तो होना तय है किसी भी कंट्री में, अगर कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है तो करप्शन होगा ही होगा, लेकिन कम होगा। कब होगा, जब 2-3 पार्टियां होंगी उसकी बुराई करने के लिए। ये सब पॉइंट क्या है, डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारे कंट्री में सारा चीज़ है, कई सारी पार्टियां भी हैं जो बुराई करती रहती हैं एक दूसरे की, लेकिन एक कमी है इन पार्टियों की। क्या कमी है, जो चुनाव होता है ये धर्म के आधार पे, जो धर्म है उसका जो है ले चलते हैं मुद्दा, ना कि किसी विकास वगैरह का कि हम ये करेंगे वो करेंगे। बस ये हिंदू मुस्लिम का जो खेल है हमेशा खेलते रहते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो खेलते हैं उसी में मलिन रहते हैं। उनको कुछ पता नहीं चलता है कि हमारे देश का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस वो हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे और उसी में चुनाव ख़त्म हो जाएगा, और फिर क्या होगा, 5 साल बाद फिर वही चीज़ होगा। तो लोग यहाँ के थोड़ा क्या है, इलिटरेट है, उनको थोड़ा समझना चाहिए बातों को। भाई हिंदू मुस्लिम जो धर्म है वो अपनी जगह है, उसको चुनाव का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या क्या आप रोज़गार ला सकते हैं, ये सब मुद्दे होने चाहिए, ना कि धर्म के मुद्दे होने चाहिए। तो गवर्नमेंट का है दोष है, और यहाँ के लोग का ज़्यादा दोष है कि यहाँ के लोग क्या है, शिक्षित नहीं है, ठीक है। अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका को हर एक बंदे को पता रहेगा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या वादे किए हैं, क्या क्या उसका बजट है। यहाँ पे पूछो तो बजट क्या है उनको पता नहीं होगा, बजट होता क्या है, ठीक है। बजट यानी कि क्या, कितना आपके पास पैसा है और क्या कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं आप, यहाँ कुछ पता नहीं होगा। बस हिंदू मुस्लिम को पता होगा बाहर से। अब देखो इसके बाद टॉपिक आता है हमारा आर्गूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखो बहुत बड़ा कहानी है, कहानी नहीं आएगा, उसका जो मेन कंक्लूजन मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो कह रहा है कि जो 3 तरह की गवर्नमेंट होती है, ठीक है, सबको पता है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहला गवर्नमेंट होता है कौन, डेमोक्रेटिक, ठीक है, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जहाँ पे लोगों के द्वारा चुना जाता है।
दूसरा गवर्नमेंट होता है मोनार्की, जहाँ पर राजा और रानी राज करते हैं, ठीक है। तीसरा होता है हमारा डिक्टेटरशिप, जहाँ पर कौन से राज करते हैं, हिटलर जैसे लोग, ठीक है, जहाँ पर ज़बरदस्ती किया जाता है लोगों के साथ। कह रहा है ये 3 तरह की गवर्नमेंट में सबसे बेस्ट गवर्नमेंट कौन सी होती है। तो आपका आंसर तो हमें नहीं पता, लेकिन मेरा और इस किताब का आंसर होगा कौन सा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्यों? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पर लोग अपने क्या कर सकते हैं, अपने डिमांड का मांग कर सकते हैं लोगों से फ्रीली। उन्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा, ना गवर्नमेंट उनको कुछ बोलेगी, ना पुलिस उनको कुछ बोलेगी, ना आर्मी कुछ बोलेगी, ठीक है। जो भी करना होगा लोग अपने क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, और जो चाहे वो गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। बस उनका क्या होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए, 1,00,000 2 लाख उसमें होने चाहिए, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा कि जो किसान हैं दिल्ली में क्या हुए थे, धरना पे बैठ गए थे, तो गवर्नमेंट उनकी बातें सुनेगी भी और लोगों को पूरा भी करेगी। तो इसीलिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो सबसे बेस्ट गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट, यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सबसे बढ़िया गवर्नमेंट है। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल मतलब कि ये ऐसा गवर्नमेंट है, ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे लोग कोई भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं और कोई भी सवाल पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से। जैसे मान ले जो होता है ना, एक कॉन्फ्रेंस होता है किसी भी गवर्नमेंट के बीच में और लोगों के बीच में, ठीक है। तो जो वहाँ के लोग हैं वो पूरी तरह से पूरी आज़ादी के साथ मोदी से कुछ भी पूछ सकते हैं, जो योगी जी हैं उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, राहुल गांधी से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो पूरा उनके पास अधिकार बनता है। तो इसलिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो सबसे बेस्ट गवर्नमेंट होता है। तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा गवर्नमेंट बेस्ट है और क्यों बेस्ट है। क्या लिखेंगे आप? सबसे पहला पॉइंट, इसमें 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट है, आप लिखेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल में होता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, जवाब पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से। सबसे पहला पॉइंट। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या आता है, कह रहा है दस डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या होगा, उसके पास पूरा डिसीजन होगा कि अपने डिसीजन को चेंज कर सकती है। जैसे मान लेते हैं कोई डिसीजन, कोई स्कीम लाया है गवर्नमेंट, ठीक है, जो लोगों को पसंद नहीं आया है तो क्या करेगा, उस स्कीम को फिर से रद्द कर देगा। लेकिन अगर यही स्कीम किस में लाया जाए, उसमें क्या बोलते हैं, डिक्टेटर वाले में लाया जाए या इसमें लाया जाए, क्या बोलते हैं, मोनार्की वाले में लाया जाए, तो जो राजा ने कह दिया वो लोगों को करना पड़ेगा मजबूरी में, चाहे लोगों को पसंद हो या ना हो। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई स्कीम आता है, कोई कानून आता है, कोई नियम आता है, तो अगर लोगों को पसंद आता है वो नियम या कानून, तभी वो नियम कानून लागू होगा, और लोगों को पसंद नहीं है तो नियम कानून लागू नहीं हो पाएगा। तो ये फ़ायदा होता है किसका, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। अब देखो तीसरा पॉइंट, कह रहा है डेमोक्रेसी, दिख रहा है ना, कह रहा है डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है दंगे, ठीक है। अब देखो हर एक डेमोक्रेसी में, हर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों के पास पूरा अधिकार होता है किसी भी चीज़ का क्या बोलते हैं आंदोलन करने का, ठीक है, जिसकी वजह से कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। तो ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि ये दंगे क्यों हो रहे हैं। भाई आपका राज है, लोगों ने आपको चुना है एज अ पीएम के तौर पे, एज अ सीएम के तौर पे, तो आप ऐसा क्यों करने दे रहे हैं। लोगों को समझाइए, उनका जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को सॉल्व करिए। तो ये बस कहाँ हो पाएगा, बस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही हो पाएगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि सोसाइटी में कोई अगर दिक्कत होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए कौन आएगा, गवर्नमेंट स्कीम निकालेगा। गवर्नमेंट अपने जो कानून वाले हैं, जो पुलिस वाले हैं, उनको भेजेगा और देखेगा कि क्या दिक्कत है, क्या जगह पे क्या दिक्कत हो रहा है, उस दिक्कत को सॉल्व करेगा, ठीक है। तो ये बस कहाँ हो सकता है, बस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही हो सकता है। अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट है जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है तो सरकार को घंटा नहीं फर्क पड़ेगा कि लोग मर रहे हैं कि जी रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर यहाँ पे कह रहा है, अगला पॉइंट है चौथा वाला, कह रहा है डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। जाहिर सी बात है, देखो डिग्निटी मतलब होता है सम्मान, इज्जत जिसे कहते हैं। नहीं कहता है कि मुझे इज्जत चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये लोगों को भर के मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि लोग यहाँ पे क्या होते हैं, सुप्रीम होते हैं, उनके पास सारा पावर होता है। वो चाहे तो सीएम को भी, पीएम को भी हटा सकते हैं उनके पद से। इसीलिए कह रहा है कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो क्या देता है, वहाँ के जो नागरिक हैं किसी भी कंट्री के, जहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहाँ पे लोगों को क्या मिलेगा, एक तरह से इज्जत मिलेगा, उनको एक तरह से डिग्निटी मिलेगी। क्या डिग्निटी है, उनके पास पूरा अधिकार है किसी भी गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए, उनके पास पूरा अधिकार है गवर्नमेंट से सवाल करने के लिए, उनके पास पूरा अधिकार है गवर्नमेंट से डिमांड करने के लिए। मतलब हर चीज़ उनके पास पावर है, जो चाहे वो कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। तो ये होता है डिग्निटी, यानी कि वहाँ के सिटीजन को, वहाँ के नागरिक को पूरा सम्मान दिया जाता है
गवर्नमेंट के द्वारा। तो वही कह रहा है कि डेमोक्रेसी इनहेंसेस यानी कि बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, सम्मान बढ़ाता है वहाँ के सिटीजन को। तो ये है 4 पॉइंट। एक पॉइंट और है, देख लेते हैं। आखिरी पॉइंट है 5वां पॉइंट, ठीक है। कह रहा कि डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर दैन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी मैंने वही बता रहा था कि जो डेमोक्रेसी है वो दूसरे गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है? बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। यानी यदि अगर गवर्नमेंट कोई गलती करती भी है तो उस गलती को क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको बदलवा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट है, कोई बहुत बड़ा उसने क्या किया है, कानून बनाया है, कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा, जो लोग होंगे इकट्ठा होंगे और उस कानून के खिलाफ क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, ठीक है, भूख हड़ताल करेंगे, जिसकी वजह से उस गवर्नमेंट को उस नियम को हटाना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो काफ़ी बढ़िया गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि ये अलाउ करवाता है अपने गलतियों को क्या करने के लिए, सुधारने के लिए। तो इसलिए कह रहा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सबसे बढ़िया गवर्नमेंट है, ठीक है। ये 5 पॉइंट है। अगर एग्जाम में आता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों अच्छा है, उसका रीज़न बताइए, ये 5 रीज़न छाप के आ जाइएगा। अब देखो, ये चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, क्या है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब है और क्या मतलब हो सकता है। मतलब तो अभी हमने बहुत सारा देखा, लेकिन और क्या मतलब हो सकते हैं बड़े बड़े पैमाने पे। तो देखो, इंडिया में लगभग 150 करोड़ लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 150 करोड़ लोग हैं इस टाइम पे। लगभग मान लेते हैं कि 150 करोड़ लोग रहते हैं। अब 150 करोड़ लोगों को संभालने के लिए कम से कम कई सारे क्या चाहिए, नेता चाहिए। नेता का मतलब कहने का मतलब है कि क्या चाहिए, लीडर चाहिए, ताकि लोग क्या उनके संभल सके। अब भाई हर एक इंसान तो अपना डिसीजन ले नहीं सकता है। जैसे मान लेते हैं आप गांव में रहते हैं, तो गांव को चलाने के लिए एक राजा चाहिए, जिसे हम कहते हैं प्रधान। नहीं कहते हैं कि गांव का प्रधान ये है। तो गांव में गांव का विकास करने के लिए, गांव को देख रेख करने के लिए एक प्रधान चाहिए होगा। अगर वो प्रधान नहीं रहेगा तो गांव का विकास कैसे होगा? हर कोई तो अपना जो रोड है वो बनवाएगा नहीं, ऐसे छोड़ देंगे लोग, रोड भी ख़राब होगा, बिजली भी नहीं आएगी। तो वही कह रहा है कि हर कंट्री में, हर स्टेट में, हर ज़िले में, हर गांव में एक राजा, एक लीडर होना चाहिए उसको संभालने के लिए। और उस राजा को बनाने वाले कौन होने चाहिए? वहाँ के लोग होने चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब होता है डेमोक्रेसी का कि हर कंट्री को, ठीक है, संभालने के लिए, चलाने के लिए एक ऐसा राजा होना चाहिए जो लोगों के द्वारा चुना जाता हो, ताकि जो लोग हैं उन पे भरोसा कर सकें और उस भरोसे के हिसाब से उनको वोटिंग कर सकें और उनको जितवा सकें, जिसकी वजह से वो राजा क्या करेगा, अपने बिहाफ ऑफ, यानी कि लोगों के अच्छाई के लिए, लोगों के अच्छाई के लिए, उनके फ्यूचर, अच्छे फ्यूचर के लिए क्या लेगा, अच्छे अच्छे डिसीजन लेगा, अच्छे अच्छे स्कीम लाएगा, अच्छे अच्छे नियम लाएगा, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो जो मोदी जी हैं उनको इसलिए बनाया गया प्रधानमंत्री 15 सालों से। ये आने वाले चुनाव में पता नहीं जीते कि नहीं जीतेंगे, लेकिन 10 साल से वो प्रधानमंत्री हैं, वो काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो लोग उनसे खुश हैं, इसलिए वो दूसरी बार पीएम बने हैं। अगर लोग अभी भी उनसे खुश होंगे मोदी जी से, तो हो सकता है कि 2024 में भी दोबारा उनको पीएम बनाया जाए, ठीक है। तो यही हो सकता है कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी को चलाने के लिए एक अच्छा गवर्नमेंट चाहिए और अच्छा गवर्नमेंट को चलाने के लिए अच्छे लोग चाहिए, ताकि उनको वोटिंग करके जिता सकें। तो यहाँ पर कह रहा है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी, ठीक है, इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डेट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक कलेक्टिव डिसीजन। जाहिर सी बात है, 150 करोड़ लोगों के पास अगर कोई लीडर ना हो तो 150 करोड़ लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे, सबका अलग अलग डिसीजन होगा। तो वही कह रहा है कि सबको डिसीजन लेने के लिए एक इंसान होने चाहिए जो पूरे देश को चला सके। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इवन इफ़ दे कुड द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, द डिज़ायर और द स्किल। यानी कि हर इंसान के पास इतना जानकारी नहीं है कि किस डिसीजन लेगा, क्या डिसीजन लेगा, किसके लिए डिसीजन ले रहा है। भाई जाहिर सी बात है, अगर 150 करोड़ लोग हैं तो 150 करोड़ लोगों में से कम 120 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो पढ़े लिखे होंगे। बाकी जो 30 करोड़ लोग हैं वो तो बेचारे पढ़े लिखे हैं नहीं, वो घरों में व्यस्त रहते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं, खेती बाड़ी में व्यस्त रहते हैं। तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो देश के लिए डिसीजन ले पाएँ, ठीक है। तो ये सब काम करने के लिए एक इंसान होना चाहिए देश में, हर एक राज्य में एक सीएम होना चाहिए, हर एक ज़िले में होना चाहिए, हर एक गांव में प्रधान होना चाहिए। यही कह रहा है कि ब्रॉडर मीनिंग होता है किसका, डेमोक्रेसी का। तो बस यही था आपका चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर था। हमने बहुत कुछ जाना डेमोक्रेसी के बारे में और बहुत कुछ समझा भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू, टेक केयर।